देखो बच्चों, आज हम लोग एनुअल एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का, जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से आने का आपका काफी ज्यादा चांसेस है। देखो, साइंस एग्जाम का फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following are physical changes? Which of the following are physical changes? Clear? One is melting of iron, metal. Option B, rusting of iron. Option 3, bending of an iron rod. Drawing a wire of आयरन मेटल। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2026 एनुअल में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। Which of the following are physical changes? Melting of iron metal, it is a physical changes। क्या एक फिजिकल चेंजेस है मेल्टिंग? आंसर होगा yes, it is a physical changes. Rusting of iron, no, it is a chemical changes. Clear? Then option 3, bending of iron rod, yes, it is a physical changes. And option 4, drawing a wire of iron nail, it is a physical changes. So your answer is I, ट्रिपल आई एंड IV। एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क है, जो कि इस एनुअल एग्जाम में आने का काफी ज्यादा चांसेस है। क्लियर? समझ गए? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक क्वेश्चन एनुअल का किया जा रहा है, पूरा ध्यान से प्रैक्टिस करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है द साइज ऑफ particles of true solution is option A, less than nanometer. Option B, between 1 nanometer to 100 nanometer. Option C, more than 100 nanometers, more than 1000 nanometers। देखो, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। एक ट्रू सॉल्यूशन में साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? सर, इन ए ट्रू सॉल्यूशन साइज ऑफ पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बिकॉज रीजन इज साइज ऑफ पार्टिकल साइज इज very small. So which option is correct? Now option A is your correct. Understood? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3,
Question number 3. Ice float on water because एक आइस वाटर में फ्लोट क्यों करता है? सो रीजन इज, हम लोग पहले से जानते हैं ना, द डेंसिटी ऑफ द आइस इज lesser than density of the water. That's why. So which one is your answer? It has lower density than water. To more volume. क्लियर ना? आइस का डेंसिटी लोअर होने के चलते वाटर के कंपेयर में आइस ऑलवेज फ्लोट ऑन वाटर. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. काफी इजी क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर. क्वेश्चन नंबर 4. इसको लिखते जाओ क्वेश्चन को. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबल ऑफ गोल्ड. कोई बता सकते हैं गोल्ड का सिंबल क्या होता है? ऑप्शन इज GO, option B is GD, option C is GE, and option D is AU. Yes, your answer is AU. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. नंबर ऑफ valency electrons in Cl minus ion are देखो क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, इसका ऑप्शन है 16, 8, 17, 18. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको क्लोरीन का एटॉमिक नंबर निकालना है. व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन? सर क्लोरीन एटॉमिक नंबर इज 17, बट इन ए क्लोरीन माइनस is 18 because it can gain one extra electron. Clear? So KLM 2, 8 and 8. So what is your valency? Outermost orbit, whatever number of electrons are present, that is known as your valency. Hence total valency of the chlorine ion is 8. Clear है? चलो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं. प्रैक्टिस करते रहना, एक दो बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following statements does not belong to Bohr's model? The electrons radiate energy
during revolution due to force of attraction between nucleus and इलेक्ट्रॉन्स देखो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है which of the following statement does not belong to Bohr's model. Bohr's model में which statement are not belongs. Bohr's model में देखो the electron radiate energy during revolution. जब इलेक्ट्रॉन्स एक एटम में कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है वो एनर्जी को लॉस नहीं करता है, लॉस करने के बाद अगेन वो गेन कर लेता है। द क्या है आंसर क्या हो है द इलेक्ट्रॉन रेडिएट एनर्जी ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन due to force of attraction between the nucleus and electron. So this statement is not belongs to Bohr's model. ठीक है, एनर्जी गेन करता था और इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियर आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? सो ये स्टेटमेंट मेरा बोर्ड्स का रॉन्ग है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखते हैं। Which of the question number 7 which of the following gives both direction and magnitude? Unit scalar, scalar, unit vector, vector. Which of the following gives both direction and magnitude? Answer is vector quantity have magnitude as well as the direction. So option D is your correct answer. समझ में आ गया सबको? वेक्टर ऐसा क्वांटिटी होता है जिसमें कि डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इन केस ऑफ द स्केलर क्वांटिटी दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, देयर इज नो डायरेक्शन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 द वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉलिड इन सेंटीमीटर क्यूब इज, एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है और इसका रेंज दे दिया 2.4 का, and when you immerse a one ball then level of water is rise from 2.4 to now it is up 4.2. So which option is your correct? This is D 1.8, 4.2 and option D 6.6. देखो बच्चों, जब किसी स्पीयर को हम लोग इमर्ज किए वाटर के अंदर में, सडनली वाटर का लेवल बढ़ गया and due to increase the water level, so how much volume will be
volume of the solid. Change in water level, subtract with initial water level, that is 1.8. So answer is 1.8 is the volume of solid. इजी क्वेश्चन था ना अगले साल. देखो आगे बढ़ते हैं. Question number 9. Question number 9. The speed of a train increase at a constant rate from 0 to V, and then remains constant for an interval and finally to 0 at a constant rate. P. If L be the total distance traveled, then the total time taken b by 2 1 by alpha plus 1 by बीटा. इसका आंसर ये होगा और इसका एक्सप्लेनेशन मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा. फिलहाल इसको याद रखो. L by V plus B by 2 whole into 1 by alpha plus 1 by beta. क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग. इसका एक्सप्लेनेशन में वीडियो के एंड में इसका डेरिवेशन हो सके तो मैं करा दूंगा. ठीक है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 एक न्यूमेरिकल का अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का. ए बॉडी moving with uniform acceleration has velocity 20 meter per second and 30 meter per second when passing to points A and B, then the velocity midway between A and B is what? देखो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है. A body moving with uniform acceleration has velocity this and this. Two velocities given. One is u, another one is v.
सो हम एक फार्मूला जानते हैं v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी is equal to 2as. This is 900 minus 400 2as. This is 500 by 2as. क्लियर है? सो यहां से मेरा 2as का वैल्यू पता चल गया है 500 है. क्लियर है ना? अब देखो, कैलकुलेट द नाउ calculate the velocity midway. V square minus u square equal to 2as. So जब मिड में अटक जाएगा, टोटल डिस्टेंस मेरा कितना था? टोटल डिस्टेंस इज x. मिड मीन्स x by 2. सो यहां पर ये x by 2 पुट करोगे और 2 कैंसिल हो गया. v स्क्वायर इक्वल टू as. सो v स्क्वायर बाय as का वैल्यू यहां से क्या पता चल गया? as इज योर 500 डिवाइडेड बाय 2 जो कि 250 है प्लस 250 और u स्क्वायर का वैल्यू आपका 20 का स्क्वायर है. 20 का स्क्वायर मीन्स 400 प्लस, देखो मैं यहां पर ही कर रहा हूं, विजिबल नहीं होगा ना. vm स्क्वायर इज इक्वल टू 2as by 2. 2 कैंसल आउट. v स्क्वायर प्लस as 400 प्लस 500 by 2 means 250. क्लियर? तो यहां पर 650 vm अंडर रूट. दिस इज योर vm स्क्वायर. तो अप्रोक्सीमेट करीब करीब आपका वैल्यू आ जाएगा 25.5 मीटर पर सेकेंड. ये होगा आपका फाइनल वेलोसिटी मिडवे बिटवीन ए एंड बी. देखो इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट दिया था ए एंड बी और 2 वेलोसिटी दिया इनिशियल एंड फाइनल. सो यहां से हम लोग एक इक्वेशन निकाल सकते हैं v स्क्वायर माइनस e स्क्वायर इक्वल टू 2as. v स्क्वायर वैल्यू माइनस e स्क्वायर वैल्यू 900 माइनस 400 500. 2as का वैल्यू 250 आ गया और उसी 250 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पर ही as का जगह पुट कर दिए और यहाँ पर vm का होल स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कर दिया 650. सो vm इक्वल टू रूट ओवर 650 इज योर अप्रोक्सीमेट 25.5. अच्छा क्वेश्चन था. एक क्वेश्चन अगले साल आया हुआ है, इस बार आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगा. क्लियर? चलो लिख दो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग. एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका साइंस में फुल टू फुल आ सकता है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following figure represent uniform motion. Object correctly. Uniform motion में means if an object covered equal distance in every equal interval of time, then that
motion is called a uniform motion. So in a uniform motion, graph like this, and distance and your time, x-axis represent your time. So this is the graph, plot the graph of uniform motion. क्लियर है? तो कुल मिला के ये हमारा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है. क्लियर? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. A signal from a spaceship reaches the ground in 5 minutes. In 5 minutes. What was the distance of the spaceship from the ground station? From the ground station. The speed of the signal. The speed of the signal is 3 into 10 to the power 8 meter per second. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है. देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि a signal from a ship reaches the ground in 5 seconds. What was the distance of the ship from the ground station? The speed of the signal is this. We know that speed formula is distance by time. सही बात है, distance by time. Then distance is equal to speed into time. Speed into time होगा ना. Speed equal to distance by time. Distance equal to speed into time. Speed is given. Speed. This is the speed. 3 into 10 to the power 8 and 5 minutes means 5 into 60 second. So 3 into 10 to the power 8. This is 309 into 10 to the power 900. 10 to the power 8 means 9 into 10 to the power 10 meter per second. मीटर and distance unit क्या होता है? मीटर. क्लियर? अच्छा क्वेश्चन था. ये प्रोबेबिलिटी है इसका आने का. क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है assertion रीजनिंग में क्वेश्चन है assertion the formula
of aluminum sulfate is Al2SO4 whole 3. Reason: the valency of aluminium is 3 and charge on SO4 is -2. देखो बच्चों, क्वेश्चन में एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 whole 3 correct, true, and SO4 is -2 क्योंकि एल्यूमिनियम सल्फेट को जब क्रीज क्रॉस करोगे एल्यूमिनियम 3 होता है और सल्फेट 2 होता है. सो इस तरह से हमें एल्यूमिनियम सल्फेट AlSO4 होल Al2SO4 होल 3 एज ए कंपाउंड एल्यूमिनियम सल्फेट मुझे मिल जाएगा. सो assertion is true and valency is also true. So assertion true, reason also true, means which option is your correct? Option A is your correct. Clear? अच्छा क्वेश्चन था. चलो आगे बढ़ते हैं. 1 आवर अच्छा से प्रैक्टिस कर दोगे मेरे साथ, इसके बाद आप फुल टू फुल मार्क आराम से सिक्योर कर सकते हो. देखो नेक्स्ट आसेसन रीजन में क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आसेसन a boy is enjoying a ride on a merry-go-round which is moving at a constant speed 10 meters per second. The boy is in uniform accelerated motion. Your reason: a boy has a uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity fast decrease then increase by equal amount in equal interval of time. देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? A boy is enjoying a ride on a merry-go-round
which is moving at constant speed 10 मीटर पर सेकेंड। ये प्रोबेबिलिटी बनता है कि कोई भी एक बंदा एक यूनिफॉर्म मोशन में सर्कुलर ट्रैक में घूम सकता है। इट इज ट्रू। A reason a body has uniform acceleration if it travels in a straight line and its velocity first decreases then increases। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। decreases then increases, first decreases then increases, no, it is wrong। so assertion is true and reason is false। क्लियर। सो एक क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के अगले साल क्वेश्चन काफी इजी आया था। इस साल भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है, चाहे आप कोई भी स्कूल के हो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन बी 2 मार्क टाइप क्वेश्चन। क्लियर। फाइंड the molecular mass of bit A ammonium carbonate। देखो अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम फार्मूला NH4, कार्बोनेट इज CO3, अमोनियम 1 and carbonate is 2। अब क्रिस क्रॉस कर लेते हैं तो कंपाउंड नेम क्या हो जाएगा? NH4 CO3। अब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NH4 CO3। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2 है ना, यहाँ देखो 2 सोडियम नाइट्रोजन इज द 14.1 भी लिख सकते हो या 14 बेटर होगा, 14 लिख दो, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 3 into 16, so 28, this is 8 plus 12, 48, 60, 90, 20, 48, 48। AMU। तो यहां पर हम लोग अमोनियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास हम लोग आराम से इजीली फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट बी बीट में हमें और एक मॉलिक्यूलर मास दिया है जो कि सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl क्रिस क्रॉस NaCl मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl 1 multiply with 23 and chlorine 1 multiply with 35.5, 23 plus AMU। सो यहां से हम लोग आराम से इजीली
कैलकुलेट कर सकते हैं सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन इजी है, आराम से बनेगा, एक प्रैक्टिस मांगता है, एक प्रैक्टिस कर लो, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एक्सप्लेन व्हाई सॉलिड CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस। व्हाई सॉलिड कार्बोनेट इज कॉल्ड ड्राई आइस। रीजन क्या होगा ना, सॉलिड कार्बोनेट इज कॉल्ड ड्राई आइस because it sublimates directly from a solid to a gas at atmospheric pressure without passing through the liquid phase। क्लियर है? क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज ए ड्राई आइस। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग ड्राई आइस क्यों बोलते हैं? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज सब्लिमाइज डायरेक्टली फ्रॉम ए सॉलिड टू गैस। ड्राई आइस सॉलिड लिक्विड में होना चाहिए, बट सॉलिड से डायरेक्टली वो गैस के फॉर्म में चले जाता है विदाउट पास थ्रू ए लिक्विड फेज। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ड्राई आइस। क्लियर? इजी है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन में पूछ रहा है क्वेश्चन बी, आयरन इज ए सॉलिड at room temperature। room temperature ये योरसेल्फ आप चाहे तो इसका आंसर आप के कॉपी में होगा। सॉलिड आयरन, मैं खाली एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूं। आयरन इज सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर। व्हाई?
ना आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जनरली रूम टेम्परेचर से काफी ज्यादा हाई होता है. दैट्स व्हाई आयरन इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसका फिक्स शेप होता है, वॉल्यूम होता है, मास होता है. क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी अगले साल आया हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन. व्हाट इज द वर्क डन by the force of gravity on a satellite moving around the earth, and why? देखो बच्चों, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ. जब कोई सैटेलाइट अर्थ के राउंड में घूमता है तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में कौन सा एंगल बनता है बच्चों? 90 डिग्री. तो cos W is equal to Fs cos theta means 90 degree, and cos 90 value is your 0, so total work done is 0. Clear? देखो, W is equal to Fs cos theta. Here theta is your 90 degree. Cos F equal to cos 90 degree. Cos 90 value is your 0. Cos 90 value कितना होता है बच्चों? 0 होता है. तो टोटल वर्क डन इज 0 जूल. Net, therefore, net work done is 0 because the force of attraction, the angle between the earth and satellite are perpendicular to each other. क्लियर है? चलो, बढ़िया क्वेश्चन था. इस बार भी आने का प्रोबेबिलिटी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A body of mass 40 kg runs of flight of 50 steps each 10 centimeter high in 5 seconds. Find bit I the work done by the boy, and bit double I the power developed 9.8 मीटर पर सेकेंड. देखो बच्चों, क्वेश्चन बी टाइम में मुझे वर्क डन पूछ रहा है. वर्क डन का फॉर्मूला mgh होता है. मास इज 40 kg, ग्रेविटी इज 9.8, और कितना मीटर हाई है? देखो, 50 स्टेप्स एंड 10 सेंटीमीटर. एज का वैल्यू 50 स्टेप और 100 सेंटीमीटर. 100 सेंटीमीटर जो कि इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइडेड बाय 100, तो 0 0 कैंसल, 5 मीटर. सो आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करके
वर्क डन निकाल सकते हो 960 जूल। क्लियर है? फिर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर डेवलप, पावर क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम, वर्क डन बाय टाइम, और आंसर हो जाएगा इतना वाट, 392 वर्क वाट। पावर ऐसा यूनिट इज वाट। क्लियर है? काफी इजी था, लिख दो। चलो आगे बढ़ते हैं। Most important question, another. When vertically jerk is given to a string, transverse waves are formed. Give 3 features of this wave. The 3 features of transverse waves are the particle of the medium vibrate perpendicular to the direction of wave propagation. देखो बच्चों, क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि when a vertical jerk is given to a string, एक स्ट्रिंग है, ठीक? अगर यहां से फोर्स आप एक्सटर्नल फोर्स देते हो तो स्ट्रिंग क्या होगा? इस तरह से वेव का पैटर्न क्रिएट करेगा, and such type of pattern of wave is called a transverse wave. Clear है? So tell me what are the 3 features of this wave? क्वेश्चन बोल रहा है कि तो बताओ ट्रांसवर्स वेव का 3 प्रॉपर्टी क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलरली, मीन द पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा, परपेंडिकुलर वाइब्रेट करेगा। क्लियर है? सो दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्लियर हो गया? देन सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, they consist of crest and trough। अब जैसे कि आप जानते हो हमेशा वो या तो हाई प्रेशर या तो लो प्रेशर, क्रेस्ट एंड ट्रॉफ ऑलवेज बी फॉर्म। देन and most important feature is that they travel through a vacuum।
थ्रू ए वैक्यूम। और हमें पहले से ही पता है ट्रांसवर्स वेव होने के चलते ट्रांसवर्स वेव के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए, सो हेंस transverse wave also be easily propagate through a vacuum medium. So these are the features found in a transverse wave. Clear है? First features, the particle of the medium vibrate perpendicularly. It creates crystal trough, and next one they can travel through a vacuum. आगे बढ़ते हैं। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आने का चांस है। अब सेक्शन हम लोग चलते हैं सेक्शन सी की ओर। ठीक है, देखो सेक्शन सी में सेक्शन सी जो कि 3 मार्क क्वेश्चन होता है, उसमें से एक क्वेश्चन बोर्स मॉडल पढ़ लोगे। व्हाट इज आइसोटॉप्स एंड इट्स एप्लीकेशन। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। Rutherford model and its limitation. Next question, why do the drivers and the person seated in front seat need a seat belt? क्लियर है? इस 4 क्वेश्चन को आप अच्छा से अगर रीड कर दिए, करीब करीब 2 से 3 क्वेश्चन इस सेक्शन से रहेगा, या तो बोर्स मॉडल या तो रदरफोर्ड मॉडल, और एक मॉडल है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थॉमसन मॉडल्स। इन्हीं में से कोई 3 या 4 क्वेश्चन इस साल आने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखो, जैसा कि एक क्वेश्चन 3 मार्क का आया हुआ क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, स्टोन जितना किया जा रहा है अगर उतना आप प्रैक्टिस कर लोगे 70-80% मार्क डायरेक्ट यहीं से ही रहेगा। देखो जैसा कि क्वेश्चन है, स्टोन ऑफ 1 kg is thrown with a
velocity of 20 meter per second across the frozen surface of the lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meters. What is the force of friction between the stone and the ice? अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, यहां पर ही क्या बोल रहा है, ए स्टोन ऑफ 1 kg मीन्स गिवन दैट, क्या गिवन है, गिवन दैट मास इज 1 kg is thrown a velocity of 20 meter per second, initial velocity 20 meter per second across the frozen surface of the lake and comes to the rest, means final velocity is 0 meter per second after traveling a distance of s is 50 meters. Clear? What will be the force? अच्छा बच्चों, यहां से फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमारे लिए फोर्स निकालने के लिए क्या नीड है, एम ए। मास ऑलरेडी गिवन है बट मुझे ए यहां से पता नहीं है, और ए का एक फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपन टी, बट यहाँ पर ही टाइम एक एब्सेंट है, सो हमें एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। we know that v square minus u square equal to 2a as b is 0, u square is 20 square minus 2 a is not given and a's value is your 50, तो 400 यहाँ पर 100 a, सो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ये वैल्यू इज योर -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? देन नाउ हमें फोर्स एग्जर्ट निकालना है, F इक्वल टू एम ए 1 kg एंड दिस इज योर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हो गया 4 न्यूटन। काफी इजी क्वेश्चन है और उम्मीद है बच्चे के लिए एक क्वेश्चन इजी गिरेगा। सॉल्यूशन क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है, टाइम इज नॉट गिवन, सो इस इक्वेशन से हम लोग एक्सेलरेशन का वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? और एक्सेलरेशन के बाद F इक्वल टू एम ए है, इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कम से कम एटलीस्ट ये सब आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपका अच्छा मार्क आने का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन है,
मास ऑफ जुपिटर, मैं ओनली आंसर पार्ट कर रहा हूं, आपको उम्मीद है समझ में आ जाएगा। मास ऑफ जुपिटर दिया है, मास ऑफ जुपिटर, mass of Jupiter is 2 into 10 to the power 27 kg. Mass of the Saturn is 6 into 10 to the power 26 kg. Distance, the distance of Jupiter from the Earth, 6.3 into 10 to the power 11 meters. The distance of Saturn from the Earth is 1.28 into 10 to the power 12 meters. A bag sugar weight in a certain place on the equator, if the bag is taken in Antarctica, then the will be this. ठीक है, अब देखो हमें फोर्स कैलकुलेट करना है इन जुपिटर। F इक्वल टू G M m by d स्क्वायर। देखो कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू 6.67 into 10 to power minus 11, mass of Jupiter and mass of bag 50 kg, mass of bag। जैसे कि क्वेश्चन में पर्सन ऑफ मास 50 kg की वैल्यू, ठीक है। तो पर्सन मास डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर 6.3 into 10 to power 11 स्क्वायर। अब देखो इसका सिंप्लीफाई करने का ट्रिक हो गया 6.674 10 to the power minus 11, 50 into 2 100 mean 20 by hand carry है, 20 mean 27 और 20 29, got it। then आगे बढ़ते हैं। अब 39.69 into 10 to the power 22, final value is your force in a Jupiter is 0.18 Newton. Similarly, Saturn is force exerted by Saturn is 6.67 10 to the power minus 11, mass of Saturn 1.28 into 12, and mass of object divided by, this one is, this value mass of Saturn is 6 into 10 to the power 26, and this value is 10 to the power 12 square. And final answer is 0.122 Newton. Total gravitational force, यहाँ से लिख देते हैं, therefore total gravitational force F total
normal is equal to Jupiter, Saturn 6.18 plus 0.122 0.29 न्यूटन एफ टोटल वैल्यू। सो इस टाइप का क्वेश्चन आपका उम्मीद है एग्जाम में डायरेक्टली आ सकता है। ठीक है, सो कुल मिला के हम लोग यहां तक कर चुके हैं। एक बार आप प्रैक्टिस करोगे और यहां से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब एक आखिरी क्वेश्चन देखो। ये सब 5 मार्क का क्वेश्चन है, केयरफुली करोगे। कैलकुलेशन ही इसका थोड़ा सा लेंदी है, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो उम्मीद है आंसर बन जाएगा। देखो, जैसे कि केस बेस्ड क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। द वैल्यू ऑफ जी ऑन मून इज डैश टाइम that of earth. So आंसर होगा 1/6 टाइम। ठीक है, 1/6 टाइम्स। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, mass of the moon is dash that of earth। that of earth। so कैसे निकालोगे? weight of by mass of moon। देखो, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, देखो mass of the moon is dash at that of earth। तो इसका आंसर होगा the mass of the moon is 1/81 of that of the earth। means moon mass is nearly this much kg and earth mass is nearly this much kg। so mass of earth is greater than as compared to mass of moon। so यहाँ पर ही
हम लोग का क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर दो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और उम्मीद है काफी सारा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा। चलो बच्चों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनुअल एग्जाम।